नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जनरल अवेयरनेस के। इससे पहले मैं आपको 1 लाइनर 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं आरआरबी टेक्नीशियन के। अगर वो सीरीज नहीं देखी तो पहले आप वो सीरीज देखिए, क्योंकि वो सीरीज बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, आरआरबी के एग्जाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसमें, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन में जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत ज्यादा है। देखिए, 1 लाइनर सीरीज जो मैंने आपको कराई है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, ये 1000 1 लाइनर क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं आपको करा रहा हूँ, और पहले भी मैंने 12 लेक्चर कराए हैं उसके। तो ये सीरीज देखिए। देखिए, रेलवे के करंट अफेयर की बात करता हूँ तो 2023 के एक साल के करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 2024 के रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा इसके बाद। साथ ही मैं एक स्टैटिक जीके की सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं लगभग 10,000 से ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इस सीरीज के साथ आप 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज भी देख सकते हैं मेरी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन इसमें कराए मैंने, 33 लेक्चर्स हैं सिर्फ, और इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप देख लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ इन द एयर इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन लिक्विड विल बी। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ एयर में कितनी है? एयर में उसकी फोकल लेंथ है एफ। उसको इमर्ज करोगे आप किसी लिक्विड में। लिक्विड वाटर भी हो सकता है या ऑयल हो सकता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। और उस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है इसने 4/3। तो आपसे क्या पूछा है? द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन द लिक्विड। फोकल लेंथ कितनी होगी मिरर की लिक्विड के अंदर? देखिए, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए आप, जब भी मिरर का केस होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, उनकी फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है। इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया था 4/3 लिक्विड का, और आपको फोकल लेंथ दी है एफ। तो आपकी फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट है तो ये किसी में इमर्ज्ड ही नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एफ। जो भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की आपको वैल्यू दी होगी फोकल लेंथ की, वही आंसर होगा। तो एयर में इसकी वैल्यू एफ दी थी, तो इसका आंसर एफ होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द गिवन सेट। ये सेट दिया है पीसी का, कैमरे का और सीडी का। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ये तीनों चीज फाइन आर्ट में आती हैं, पिक्चर्स हैं, ये कल्चर है, ये टेक्नोलॉजी है। तो कंप्यूटर, सीडी और कैमरा ये सब टेक्नोलॉजी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एमडी और सीईओ ऑफ इलाहाबाद बैंक एज अ मार्च 2018। अगर मैं इलाहाबाद बैंक की बात करता हूँ, इलाहाबाद बैंक 24 अप्रैल 1885 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इलाहाबाद बैंक का इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। देखिए, ये बना तो 1885 में था, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बैंक को नेशनलाइज कब करा था? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बैंक को नेशनलाइज किया था 1969 में। और प्रेजेंट की बात करता हूँ, आपको पता है बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए हैं। तो 2020 में इस बैंक को मर्ज कर दिया है। कौन से बैंक के साथ? तो इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया है इलाहाबाद बैंक। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इलाहाबाद बैंक को हमने कौन से बैंक के साथ मर्ज कर दिया है? तो इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया है इलाहाबाद बैंक को। इसको नेशनलाइज करा था 1969 में। प्रेजेंट में इसके एमडी और सीईओ कौन है? 2024 में इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव जो है ना, वो एमडी और सीईओ हैं इलाहाबाद बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी में। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, तो अगर आपकी वेलोसिटी राइट साइड लगेगी, आप ध्यान रखिए, अगर किसी चीज की वेलोसिटी राइट साइड लगेगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी लेफ्ट साइड लगेगी तो एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी ऊपर साइड लगेगी तो एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी किसी भी चीज की नीचे साइड लगेगी, डाउन साइड लगेगी, तो एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो याद रखिए, ये डायरेक्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा। अगर वेलोसिटी राइट साइड है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा आपका? जब वेलोसिटी लेफ्ट साइड होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन डिपेंड किस में करता है? वेलोसिटी में डिपेंड करता है। तो जब भी नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। याद रखो आप, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर द मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टन ओर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमारी,
उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपनी ओर से कौन सी प्रोसेस यूज होती है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं हमारे, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये जो मेटल हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। तो इनकी ओर होती है ना, उससे एक्सट्रैक्ट करना है इन मेटल्स को, तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोटॉप। इनमें से हम सेप्रोटॉप्स किसको बोलते हैं, पिजन को बोलते हैं, मशरूम को बोलते हैं, एल्गी या मेन को बोलते हैं। तो सेप्रोटॉप्स क्या होते हैं, ये जो भी मरी हुई चीजें होती हैं उनको खाते हैं सेप्रोटॉप्स। जैसे मशरूम हो गया, ये मशरूम एक सेप्रोटॉप से, फंगी हो गया इसका एग्जाम्पल, और बैक्टीरिया हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फंगी, बैक्टीरिया, मशरूम। पिजन जो होता है ना, ये ओमनिवोरस कैटेगरी में आता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओमनिवोरस कैटेगरी में आता है पिजन। और जो मेन है हमारा, ये भी ओमनिवोरस कैटेगरी में आता है। एल्गी की बात करते हैं, एल्गी कौन से कैटेगरी में आता है, तो ये ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में आता है। एल्गी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एल्गी ओमनिवोरस होता है मेन और पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ विच ऑफ दीज प्रोडक्ट विल हैव द रिपल इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ मेनी प्रोडक्ट देयरबाय रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो जो भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस भी बढ़ने लगेगा। तो ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम, स्मार्टफोन या मेडिसिन। देखिए इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम। अगर पेट्रोल के प्राइस या डीजल के प्राइस बढ़ते हैं, पेट्रोल या डीजल के प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके प्राइस भी बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्ट का। तो मान लो आपको तेल का पैकेट मंगाना है, तेल का पैकेट आ रहा है आपका ट्रांसपोर्ट से, उसकी कीमत थी पहले 100 रुपए, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, ट्रांसपोर्ट ने अपना प्राइस भी बढ़ा लिया, तो आपके तेल का प्राइस भी बढ़ गया, 105 हो गया। जब भी पेट्रोल का या डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का प्राइस भी बढ़ेगा और बाकी प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ता है। इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन आता है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन कब आया था, 1866 में आया था। जो न्यूलैंड थे उन्होंने 7 ट्यून दी थी, 7 सुर की बात करी थी न्यूलैंड ने। इन्होंने 62 एलिमेंट की खोज करी थी। याद रखिए, कभी कभार पूछ लेता है कितने एलिमेंट खोजे थे न्यूलैंड ने 62 एलिमेंट। और कौन से एलिमेंट के बाद न्यूलैंड लॉ फेल्ड हो गया था, ये क्वेश्चन आता है। तो आफ्टर कैल्शियम एलिमेंट के बाद न्यूलैंड लॉ फेल्ड हो गया था। क्वेश्चन में पूछा है लास्ट एलिमेंट का, तो लास्ट एलिमेंट था इनका थोरियम। 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक पूछेगा आपसे लास्ट एलिमेंट कौन सा था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का, तो वो था थोरियम। एक क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से एलिमेंट के बाद न्यूलैंड ऑक्टेव रूल फेल्ड हो गया था, तो ये कैल्शियम एलिमेंट था। एक और रूल आता है एग्जाम में, डोबे-हाइनर्स ट्रायल रूल। डोबे-हाइनर्स ट्रायल रूल यह आया था 1817 में। 1817 में ये रूल आया था, इन्होंने 56 एलिमेंट की खोज करी थी। और जो डोबे-हाइनर्स ट्रायल रूल था ना, ये किस में बेस्ड था, तो एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने खोज करी थी एटॉमिक मास के ऊपर। तो जो डोबे-हाइनर ट्रायल रूल था वो बेस्ड था एटॉमिक मास में। न्यू ऑक्टेन रूल भी एटॉमिक मास में बेस्ड था, याद रखो आप, एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने बात करी थी। फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल रूल आता है। मेंडलीफ ने अपना ये रूल दिया था 1869 में और इन्होंने 63 एलिमेंट की खोज करी थी। देखिए अगर मैं मेंडलीफ की बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन आता है कि जो मेंडलीफ है वो कौन से एटम को फिक्स नहीं कर पाए थे। ऐसा कौन सा एटम है जिसको मेंडलीफ फिक्स नहीं कर पाए थे, तो वो एटम था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से इनका पूरा रूल खत्म हो गया था मेंडलीफ का। ये हाइड्रोजन को फिक्स नहीं कर पाए थे पीरियोडिक टेबल में। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, ये भी एटॉमिक मास में बेस्ड था। फिर आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस में बेस्ड है, तो ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर में बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये दिया था मोजले ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फाउंडर है मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं सर्किट के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो रजिस्टर होता है ना हमारा, वो कनेक्टेड है सीरीज में, तो जो वैल्यू है ना सर्किट की वो क्या होगी। तो सर्किट के ऊपर 2 क्वेश्चन है, एक होता है हमारा पैरेलल सर्किट और दूसरा होता है हमारा सीरीज सर्किट। इस क्वेश्चन में सीरीज सर्किट के बारे में पूछा है, तो हमेशा याद रखना जो पैरेलल सर्किट होता है ना, उसका वोल्टेज क्या होता है, उसका वोल्टेज हमेशा सेम होगा, रिमेन सेम। पैरेलल सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम होता है, और इसका जो करंट होता है ना, करंट डिफरेंट होता है पैरेलल सर्किट का। अगर मैं सीरीज की बात करूंगा तो सीरीज का वोल्टेज क्या होता है, सीरीज का वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होगा, और जो करंट होगा ना इसका सीरीज का, वो हमेशा सेम होगा। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो हमेशा आप सही क्वेश्चन करके आएंगे। तो इसमें पूछा है जो सीरीज का सर्किट होता है उसका करंट कैसा होता है, उसका करंट हमेशा सेम होगा।
तो एक ही रहता है सीरीज का करंट, याद रखो आप। मैंने आपको बता दिया अगर क्वेश्चन में पैरेलल पूछेगा और उसका करंट पूछेगा तो उसका करंट हमेशा डिफरेंट होता है, और सीरीज का क्वेश्चन पूछा है तो सीरीज का जो करंट होता है वो हमेशा सेम होता है। इसका करेक्ट आंसर है रिमेन द सेम। देखिए मैं आपको डायग्राम बताता हूँ जिससे जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा आपका। पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है और R3 रजिस्टर है। सीरीज की बात करते हैं, दोनों साथ में समझेंगे हम। तो ये पैरेलल सर्किट की बात हो गई, ये सीरीज की बात हो गई। अगर मैं वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा सीरीज में तो पहले ये R1 रजिस्टर के पास जाएगा, फिर R2 रजिस्टर के पास जाएगा और फिर R3 रजिस्टर के पास जाएगा। तो तीनों में वोल्टेज जो होगा ना वो तीनों में वोल्टेज अलग अलग होगा, मगर तीनों में करंट जो फ्लो है ना, तीनों में करंट एक जैसा फ्लो होगा मगर वोल्टेज तीनों में अलग जाएगा। यही पैरेलल सीरीज की बात करते हैं तो अगर मैं आपको इन तीनों को वोल्टेज दूंगा तो इन तीनों में जो वोल्टेज जाएगा ना, इन तीनों में वोल्टेज सेम जाएगा और करंट जो है तीनों का करंट अलग अलग होगा। R1 का करंट कुछ और होगा, R2 का करंट कुछ और होगा और R3 का करंट कुछ अलग होगा। तो ऐसे आप याद रखिए, ये डायग्राम याद रहेगा आपको। तो ये भी याद रहेगा कि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम होता है तीनों रजिस्टर में, और करंट जो होता है वो अलग अलग होगा। R1 में करंट अलग जाएगा, R2 में करंट अलग जाएगा और R3 में करंट अलग जाएगा। वहीं सीरीज की बात करेंगे तो इनका वोल्टेज अलग होता है और जो करंट है वो सेम होगा, क्योंकि R1 में जो करंट होगा वही R2 में होगा और R3 में होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जो इजिली कट हो जाता है नाइफ से, यानी चाकू से। तो आपको मैं 3 मेटल्स बताता हूँ जो कट हो जाते हैं नाइफ से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है हमारा सोडियम, दूसरा होता है पोटेशियम और तीसरा होता है लिथियम। ये तीनों एलिमेंट नाइफ से कट हो जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, कॉपर था, सोडियम था, गोल्ड था, एल्यूमिनियम था। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों नाइफ से कट हो जाते हैं। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम से याद रखिए NaOH। NaOH का फुल फॉर्म है जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ये एग्जाम में आता है। कॉस्टिक सोडा का फुल फॉर्म क्या है? NaOH बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, जो कॉस्टिक सोडा होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। पोटेशियम से बनता है KOH। KOH का फुल फॉर्म क्या है? इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक पोटास, और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं हम। फिर लिथियम की बात करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ एक। इसको हम बोलते हैं लाइटेस्ट मेटल। लिथियम जो है हमारा वो लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का धातु है। और ये जो तीनों मेटल बताए मैंने आपको, ये इजिली नाइफ से भी कट जाते हैं, यानी चाकू से कट जाते हैं इजिली। देखिए ये तीनों एलिमेंट है ना, अगर मॉइस्चर इनमें पड़ गया बिल्कुल भी तो इसमें आग लग जाती है। तो अगर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम में आग लग जाएगी तो आप रख ही नहीं पाओगे, इसलिए इसको स्टोर काय में रखते हैं? इसको स्टोर करके रखते हैं हम केरोसिन के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है उसको हम किस में स्टोर करते हैं? उसको हम स्टोर करके रखते हैं केरोसिन के अंदर। ये पार्ट फर्स्ट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे पहले आप 1000 वन लाइनर के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं RRB टेक्नीशियन और RPF के लिए, वो सीरीज जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।